नेक्स्ट टॉपिक है प्रेवलेंस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया एंड काउंसलिंग इन क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। प्रेवलेंस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया क्या है? शिज़ोफ्रेनिया एक ग्रॉस डिस्टॉर्शन, मतलब हमारी जो थॉट्स की परसेप्शंस और इमोशन की डिस्टॉर्शन है, और इज़ ऑल्सो प्रेवलेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, विद इट्स ऑल सिम्टम्स एंड ड्रामेटिक फीचर्स। अबाउट 1.5% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस बीमारी के साथ सफ़र करती है। शिज़ोफ्रेनिया बोथ मेल या फीमेल में हो सकती है विद द सेम फ्रीक्वेंसी। 15 से 40 ईयर्स की एज में अक्कर होती है। 4 टाइप्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया है: कैटाटोनिक, हैबिफ्रेनिक, पैरानॉइड एंड अनडिफरेंशिएटेड पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया सबसे कॉमन है। नो डाउट कि जो शिज़ोफ्रेनिया एक बहुत ग्लोबल बर्डन है, एक क्रॉनिक सीरियस मेंटल इलनेस है, और इसकी इंटरवेंशन ही अप्रोप्रिएट है, और ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम इससे इंटरवेंशन करें। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिफाइनिंग द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़। प्रेवलेंस का रेट जो है शिज़ोफ्रेनिया का, वो डिपेंड करता है होल रेंज ऑफ फैक्टर्स पे, जैसे कि कितनी अवेलेबिलिटी है ट्रीटमेंट की, और ट्रीटमेंट की तरफ हमारा रिस्पॉन्स क्या है। प्रेवलेंस एक्चुअली में वो पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो उस डिज़ीज़ से अफेक्ट करती है। तो जो इसका रेट है वो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट किस को दी जा रही है, और रिस्पॉन्स क्या है उसका। ठीक है, तो शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। ठीक है, इसको हम सर्विस या केस रजिस्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका रेट क्या है। तो अगर हम एक एस्टिमेशन पीरियड लगाएं तो इसके प्रेवलेंस का पता चलता है। इसमें एक मेजर इशू ये है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो समझते हैं कि ये एक बीमारी नहीं है, या उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एक लोकल डॉक्टर ने एक स्टडी कंडक्ट की थी, तो उसको पता चला कि 6% शिज़ोफ्रेनिक्स जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। इस वजह से इस डिप्रेशन में आकर के उनकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी हो जाती है, और वो बिल्कुल होप छोड़ देते हैं कि वो ठीक होंगे। और कुछ ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स ही उनके पास नहीं है कि वो वहाँ जाएं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो जाना ही नहीं चाहते हैं। कुछ कभी उन्होंने साइकेट्रिक सर्विसेज ली ही नहीं है, बिकॉज 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है, और वहाँ पर ऐसी कोई सहूलत उन्हें नहीं दी गई है। लिटरेसी रेट लो है, और उनके पास नॉलेज नहीं है शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। उनको लगता है, उनका बिलीव है कि ये पोजेशन ऑफ स्पिरिट्स हैं, और कुछ पेशेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि कुछ ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो पेन इन्फ्लिक्टिंग पेन, जो कहते हैं कि हम पेन देंगे तो वो पेशेंट को नहीं होगी बल्कि वो इविल स्पिरिट्स को होगी, और यही एक रेमेडी है। और कुछ कहते हैं कि मैरिज इज़ बेस्ट रेमेडी फॉर शिज़ोफ्रेनिया, और हिपोक्रेट्स रेमेडी फॉर फीमेल सफरिंग फ्रॉम हिस्टेरिया। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी जो शिज़ोफ्रेनिक के पेशेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट हासिल नहीं कर पाते। कुछ पेशेंट्स कुछ जाना नहीं चाहते हैं सोसाइटी की वजह से, और शिज़ोफ्रेनिया ज़्यादातर इंक्रीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वायलेंस, अर्बनाइजेशन, सेक्सुअल अब्यूज़ और बाकी सोशल इवल्स, जैसे कि जेनेटिक और बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी के अलावा जो सोशल इवल्स हैं। प्रेवलेंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी। पाकिस्तानी रूरल सोसाइटी में कास्ट और बरादरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एथनोसेंट्रिज़म इसके अंदर पाई जाती है। एंड एथनोसेंट्रिज़म का क्या मतलब होता है? कल्चर्स अकॉर्डिंग टू प्री कंसेप्शंस, यानी हमारे कल्चर के हिसाब से ही हम सोचेंगे कि दूसरे का कल्चर क्या है या दूसरे लोग क्या हैं। तो इन मेंबर्स के अंदर जिनमें कास्ट और बरादरी है, ये अपने ही हिसाब से दूसरों के कल्चर्स को जो है वो सोचते हैं, और ये लोग अपने ही हिसाब से दूसरों को करते हैं कि वो कैसे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और उनको जज करते हैं। ठीक है, तो उनकी फीलिंग ऑफ वननेस और बिलोंगिंगनेस, लव, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये सारे एथनोसेंट्रिज्म्स हैं, वो भी डिक्लाइन करते हैं और क्रिएट अ नंबर ऑफ इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें स्ट्रेस भी इंक्लूड होती है, जिससे शिज़ोफ्रेनिया भी कभी कभार हो सकती है।
इस बरादरी के सिस्टम की वजह से ही एंडोगमस मैरिजेस यानी कि मैरिजेस विद इन फैमिलीज़ कॉमन प्रैक्टिस हो गई हैं। प्रेफर करते हैं फ़र्स्ट कज़न मैरिज, या फिर अगर फ़र्स्ट कज़न ना हो तो फिर सेकंड कज़न एंड सो ऑन। तो इन प्रैक्टिसेस की वजह से जो रिस्क है बायोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है। दो अ कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल थ्रू मीडिया के ill conciseness of intermarriages and people have started realizing the fact, yet the majority still prefer it। कुछ अभी भी प्रेफर करते हैं और कुछ अब जान चुके हैं कि ये ठीक नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स ने ये जाना कि जो सेक्सुअल अब्यूज़ है वो एक क्रूशियल कॉज है शिज़ोफ्रेनिया का वुमेंस में, क्योंकि जब वो इस ट्रॉमा से गुज़रती हैं उसके बाद उन्हें चुप रहने का कहा जाता है अगेंस्ट देयर विक्टिम, क्योंकि उनकी विक्टिम उनको कहा जाता है कि उनका जो भी गुनहगार है उसके ख़िलाफ़ चुप रहा जाए, क्योंकि जो कॉज़ करने वाला है वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है और वो कुछ भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर सकता है। और जो इंटेरोगेशन होती है, चीप इंटेरोगेशन और पुलिस का इंसल्टिंग ट्रीटमेंट और डिफेंसिव अटर्नी, तो इसकी वजह से वो चुप रहती हैं और उनको एट लास्ट शिज़ोफ्रेनिया कॉज होती है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी कहा कि जेनेटिक और बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी होते हैं शिज़ोफ्रेनिया के। वो बिलीव करते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया सोली बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर से कॉज होती है। तो इसकी बेस्ट थेरेपी ड्रग थेरेपी या इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी है। ये ट्रू है कि शिज़ोफ्रेनिया में बायोलॉजिकल चेंजेस सीन होते हैं, मगर ये कभी भी एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता कि इसका मेन कॉज ही बायोलॉजिकल चेंजेस हैं। ठीक है, या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं। इनको मेंटल हेल्थ जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ नहीं मिलती है और सिम्टम्स ही समझ नहीं पाते। कुछ बायोकेमिकल चेंजेस ऑब्ज़र्व किए जाते हैं इन पेशेंट्स में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोली यही जो है वो कॉज है शिज़ोफ्रेनिया का। प्रोफेशनल्स जो हैं वो अब फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ यूज़ करते हैं शिज़ोफ्रेनिया के लिए, मगर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें अभी भी इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी या ड्रग थेरेपी यूज़ की जाती है, बिकॉज़ उनको लगता है कि जो साइकोथेरेपीज़ हैं वो इनफेक्टिव होती हैं शिज़ोफ्रेनिया के लिए। कुछ जो है वो बॉदर ही नहीं करते हैं कंप्लीट केस हिस्ट्री को, जस्ट रिकमेंड करते हैं ड्रग्स या ECT आफ्टर नोटिसिंग द सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। वो सोचते हैं कि जो शिज़ोफ्रेनिया एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो इसे ट्रीट किया जाए बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए। और इन एडिशन टू दीज देयर आर सम जो अभी भी ये बिलीव करते हैं इन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोथेरेपीज़, मगर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते एट पब्लिक हॉस्पिटल्स, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इंडोर पेशेंट्स हैं। There is only one doctor for 15 patients, one clinical psychologist for 158 patients, one social worker for 425 and one paramedical person for 8 patients। तो कुछ प्रोफेशनल्स ऑन द अदर हैंड टोटली ECT और कीमोथेरेपी के अगेंस्ट हैं। वो उसे ब्रूटल और इनह्यूमन कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मोड ऑफ टेक्निक है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे कि मेमोरी इम्पेयरमेंट या ब्रेन डैमेज। इवन रिकमेंड किया जाता है कीमोथेरेपी को यूज़ करना सिर्फ तब जब नीडेड हो, या साइकोथेरेपी जो है उसको एम्फसाइज़ किया जाता है। ड्रग्स जो कि यूज़ किए जाते हैं शिज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट के लिए उसे नार्कोलेप्टिक्स कहा जाता है। उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, टिपिकल और एटिपिकल, अकॉर्डिंग टू द साइड इफ़ेक्ट्स प्रेसिपिटेटेड बाय दैम। तो जो टिपिकल ड्रग्स हैं उनके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मगर वो लेस एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो कि ज़्यादातर पॉपुलर है। जो कॉमन शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो फीलिंग्स ऑफ ड्राइनेस है, सेडिएशन है, एपथी है, ब्लड विजन डिजीनेस,
menstrual disruption, breast enlargement, reduced sexual desire और weight gain. ऑल्दो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मेंटल हेल्थ में बहुत कम है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, जबकि नॉन गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज़्यादातर रिमार्केबल वर्क कर रही हैं. दे आर रिसर्चेस कंडक्ट कराते हैं, सर्विस कराते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस इन मेंटल हेल्थ, लोगों को एजुकेट करा रहे हैं मीडिया के ज़रिए, लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते हैं. अनफॉर्चुनेटली एक सिंगल इंस्टीट्यूशन भी ऐसा नहीं है जो सोली शिज़ोफ्रेनिया के लिए काम करे, बट फाउंटेन हाउस लाहौर पाकिस्तान परफॉर्म करता है लॉट ऑफ सर्विसेज फॉर शिज़ोफ्रेनिक्स. लार्ज नंबर ऑफ शिज़ोफ्रेनिक्स हैं जो कि ऑफ़र करते हैं ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी, और रिकवरी के लिए ताकि वो सोसाइटी में दोबारा बैक हो सकें. कुछ कॉमन थेरेपीज़ जो कि शिज़ोफ्रेनिक्स के लिए ऑफ़र की जाती हैं वो आर्ट एंड म्यूज़िक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, टोकन इकोनॉमी, गेस्टाल्ट, एम्प्टी चेयर टेक्निक, सोशल स्किल ट्रेनिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फैमिली थेरेपी. वो पेशेंट्स जो फाउंटेन हाउस में वर्क करते हैं ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, आफ्टर कंप्लीशन उन्हें मार्केट में सेंड करने के लिए सेल किया जाता है. पेशेंट्स आर आल्सो असिस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. पेशेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट भी कर रहे होते हैं डिफरेंट माइनर वर्क्स में, जैसे कि फाउंटेन हाउस की कैंटीन रन कर लेना, गार्डन को मेंटेन कर लेना, लॉन को मेंटेन कर लेना. हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची पाकिस्तान कैनॉल फार्मास्यूटिकल कंपनी. इसी तरह से और भी काफ़ी सारी जगह हैं जो शिज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट के लिए हेल्प आउट करती हैं. इसके बाद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर जो चाहते हैं कि जल्दी से रिकवरी हो जाए, और अगर रिकवरी नहीं होती तो या तो वो थेरेपिस्ट की इनकॉम्पिटेंसी समझते हैं या फिर वो इनक्योरेबिलिटी वाला फ़ीचर समझते हैं कि ये इनक्योरेबल है और ये क्योर हो ही नहीं सकता. तो ये इसमें होप रखनी चाहिए फैमिली और रिलेटिव्स को भी, और पेशेंटली काम करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी जल्दी वो जो पेशेंट है वो रिकवर नहीं कर सकता. Why can't they recover? Over the years victims of schizophrenia उन्हें कंसीडर किया जाता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कि वो क्रॉनिक हैं और उनकी रिकवरी की होप नहीं है, मगर ऐसा नहीं है. देयर अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च ऑन पॉइंट आउट के शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं वो सोशली रिकवर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो फ़िज़िकल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट पर डिपेंड करते हैं. वो कहते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए, उनकी मेडिकेशंस को मेंटेन किया जाए. पहले जो वक्त था उसमें ये कंडीशंस पेशेंट के लिए मैनेजमेंट का और मैनेजमेंट ड्रग्स की मैनेजमेंट थोड़ा ईज़ियर था, मगर अब न्यूअर जनरेशन के लिए जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. ऑल्दो उनके जो क्लेम्स हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, उनका जो डिनायल है, उनका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है इन चीज़ों के ख़िलाफ़, मगर बट दिस इज़ ऑल्सो ट्रू कि कुछ प्रोफेशनल्स जो कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी हंसते हैं, डिनाई करते हैं उन क्लेम्स को कि इससे रिकवर किया जा सकता है, वो भी डिनाई करते हैं. 1957 में कार्ल मेनिंजर ने लिखा था कि साइकोथेरेपी शिज़ोफ्रेनिया की मेरे ओपिनियन में जो ऑब्जर्वर के माइंड है उसमें होती है, नॉट इन द माइंड ऑफ पेशेंट. इससे पहले कि वो चेंज हो हमें चेंज होना चाहिए, क्योंकि वो इतनी देर से इनक्योरेबल इसलिए था क्योंकि हम होपलेस थे. वो कहता है कि साइकोथेरेपी एक टूल है, एक ट्रीटमेंट का टूल है जिसे मैंने 48 ईयर्स सक्सेस के साथ प्रैक्टिस किया. हर पेशेंट जिसे मैंने ट्रीट किया वो रिकवर नहीं हुआ, मगर बहुत सारे हुए. मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर एक ऐसा होपफुल एटमॉस्फेयर दिया जाए तो और बेटर कम्युनिटी रिसोर्सेज दी जाएं तो हर कोई रिकवर कर सकता है. 1913, 1923 और 1943 थ्रू 1952 काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं पेशेंट्स में विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया. ठीक है, सम अमेरिकन हॉस्पिटल्स में लीडिंग टू डिस्चार्ज सम 55 to 70% ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर गए इनफ टू बी डिस्चार्ज बैक इनटू देयर कम्युनिटीज़.
वो कहता है कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये जो पेशेंट बेटर हुए हैं ये इनकी केयर की वजह से हुआ है। ये मेडिकेशंस, आफ्टर द मेडिकेशंस बिकेम द प्राइमरी ट्रीटमेंट एफर्ट, जो ह्यूमन पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, तो जो होप और ऑप्टिमिज़म है वो ख़त्म हो जाता है। ये वाइडली रिपोर्ट किया गया कि 1970 में कोई भी शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स नहीं रहे बिकॉज ऑफ द मेडिकेशंस, एंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स वुड नॉट लॉन्गर बी नीडेड फॉर दैट पर्पस। इज़ दैट टू हाउस शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते जा रहे थे। और वो कहता है कि मैं मेडिकेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बेशक वो एक ट्रीटमेंट का टूल है, मगर उसे एबनॉर्मलाइज तरीके में यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट में ओवर मेडिकेशन दी जाती है। हमें चाहिए कि हम ट्रीटमेंट को नॉर्मलाइज करें, रियलिटी इश्यूज़ को डील करें, डिटर्मिन करें कब और क्यों वो मेडिकेशन दी जाए और उसे थेराप्यूटिक किया जाए। 2/3 मेडिकेशन को रिड्यूस किया जाए इन मैनी पेशेंट्स कंबाइंड विद अदर ट्रीटमेंट मेथड्स, बाकी ट्रीटमेंट्स मेथड दिए जाएं। और जो पॉपुलर बिलीफ है इंडिविजुअल्स का शिज़ोफ्रेनिया को लेकर, उन्हें जो है होप दी जाए, उनका एक होपफुल एटीट्यूड जो है वो बनाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है काउंसलिंग अक्रॉस कल्चर्स। कल्चर एक ग्रुप्स वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जो एक ग्रुप है उसका वे ऑफ लाइफ है, उसे हम कल्चर कहते हैं। ये विजिबल भी होता है और इनविजिबल भी होता है, ये कॉग्निटिव और अफेक्टिव भी होता है, ये कॉन्शियस अनकॉन्शियस भी होता है। एटलीस्ट 5 सोर्सेस होते हैं, ठीक है। दे आर यूनिवर्सल, इकोलॉजिकल, नेशनल, रीजनल एंड रेशियो एथनिक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इंटरेक्टिवली ये इन्फ्लुएंस करते हैं और शेप करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को, उसे काउंसिल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह कल्चर्स, द वेज कल्चर्स एज अ होल, किस तरह कल्चर्स इम्पेक्ट करते हैं काउंसलिंग के रिलेशनशिप, डायग्नोस, ट्रीटमेंट प्लान को, फॉलो अप को और पेमेंट डिस्कस की जाएगी। जैसे कि हम कह रहे थे कि कल्चर जो है वो एक ग्रुप्स वे ऑफ लाइफ है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। लोग किस तरह सोचते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो करते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस क्या इंश्योर करती है, इट डिटर्मिन्स कि क्या वो अप्रोप्रिएट समझते हैं, खाना पीना, उनका पहनना, उनका ओढ़ना, ठीक है। कुछ भी स्टैटिक नहीं है, हर जनरेशन अपने हिसाब से काम करती है, मॉडिफिकेशंस करती है। जो बेसिक कंपोनेंट्स, लैंग्वेज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये भी चेंज करती रहती है। जिस तरह एक रिवर है, तो कल्चर के भी काफ़ी सारे सोर्सेज हैं। एटलीस्ट 5 सोर्सेज हैं इसके, जो कि बनाती है कि क्या हम हैं। तो सबसे पहला जो है वो है बायोलॉजी और उसका इंस्टिंक्ट, यानी कि नीड्स, इम्पल्सेस और डेस्टिनी। क्या यानी कि हमारा जेंडर, हमारी सेक्सुअल अट्रैक्शन हमारा बिहेवियर कॉज करती है। नेशनल बाउंड्रीज, हर जगह की नेशनल बाउंड्रीज होती हैं। प्राइमरी यूनिवर्सल फिनोमेना, यानी कि फैमिली और उसके डिफरेंट बिहेवियर्स। अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को नरिश करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, सोशलाइज करवाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स को कि किस तरह उन्हें अपनी प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से चलना है। एज अ पार्ट ऑफ नेचर, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचुरल वर्ल्ड के राइम के हिसाब से चलते हैं, नेसेसरली एडजस्ट करते हैं डे और नाइट, सीजन्स के हिसाब से, प्लांटिंग, जर्मिनेशन, ग्रोथ और डिके में। हमारा जो बिहेवियर है, हमारी बायोलॉजी उसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। इट इज़ रीज़नेबल कि हम कंसीव करें कि बायोलॉजिकली डिक्टेटेड और यूनिवर्सल कल्चर होता है। सेकेंडली, इकोलॉजिकल सोर्स ऑफ कल्चर। ह्यूमंस जो हैं वो एक वास्ट रे ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि कुछ स्वैम्पलैंड्स, कुछ माउंटेन्स, कुछ डेजर्ट्स पर रहते हैं, कुछ लोग जो है वो शोर लाइन्स पर रहते हैं। तो हर जगह का जो राइम है वो डिफरेंट होता है। अंडरस्टैंडेबली पीपल्स जो कि अलास्का में लिव कर रहे हैं, उनका एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है एज कम्पेयर टू सेनेगल, वेस्ट अफ्रीका। थर्डली, एक कल्चर यूनिक होता है टू अ पर्टिकुलर नेशनल ग्रुप। यूजली इनहेबिटेंट्स हर कंट्री के
उनकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, बिलीफ सिस्टम, स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट, वैल्यूज़, मोड्स ऑफ ड्रेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क और डिफरेंट सारी चीज़ें होती हैं। मगर ये उस जगह के रहने वालों को पता नहीं होता। जो लोग बाहर से आते हैं डिफरेंट कल्चर्स के, वो इन डिफरेंशिएशन, इन स्ट्रेंज चीज़ों को फील करते हैं और समझ पाते हैं। फोर्थली, रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं हर कंट्री में। रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं काफ़ी नेशनल कल्चर में। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि लोग कैलिफोर्निया और टेक्सास में रह रहे हैं अलोंग द मैक्सिकन बॉर्डर, प्रेजेंट कल्चरल एट्रीब्यूशंस यूनिक टू दैट पार्ट ऑफ कंट्री। सिमिलरली जो अमेरिकन हैं जो कि लुइसियाना में रहते हैं, जो कि फ्रेंच से ओन करता है, रिटेन ट्रेसेस ऑफ फ्रेंच कल्चर इन लैंग्वेज, म्यूजिक, food, dress, architecture, or many other ways that are unconscious and invisible to local residents. Fifthly, ratio ethnic group. ठीक है, into which individuals are born and socialized is probably the most important source of culture. Newborns जो हैं वो समझते हैं, वो लर्न करते हैं कि कौन सी कल्चरल इन्वायरमेंट में उन्हें रहना है, वो उसी हिसाब से सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका इकोलॉजी, उनका नेशन, उनका रीजन, उनका ठीक है, द एक्सटेंट टू विच के वो किस तरह एब्जॉर्ब करते हैं एक्सटर्नल कल्चर को, उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उस पर पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, नियरली a century or half after President Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation, जिसने फ्री किया था स्लेव्स को, मैनी अफ्रीकन अमेरिकन टुडे वो मैनिफेस्ट करते हैं अ कल्चर समवट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेजॉरिटी रेशियल ग्रुप इन यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंट्री जहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, वहाँ पर बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है एथनिसिटी को बाय देयर लैंग्वेज, देयर ड्रेस, गेट एंड अदर बिहेवियर्स। जनरल जो रेशियो एथनिक ग्रुप है वो एक बफर है, कल्चरल फिल्टर है जो कि लोगों को असिस्ट करता है कि वो निगोशिएट करें, कम्युनिकेट करें, अपनी लाइफ को अफेक्ट करें। ऑल्दो एक कल्चर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो कि अफेक्ट करती है हमारी इंटायर एग्जिस्टेंस को, हमारी लिविंग को। ठीक है, नेक्स्ट है काउंसलिंग एंटरप्राइज। इवन दो काउंसलिंग एक होलिस्टिक प्रोसेस है, फॉर द पर्पस ऑफ कल्चरल एनालिसिस इसे सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। काउंसलर एज अ पर्सन, रिलेशनशिप, डायग्नोसिंग, ट्रीटमेंट प्लान, इंटरवेंशन, फॉलो अप एंड पेमेंट फॉर सर्विसेज। काउंसलर एज अ पर्सन, द काउंसलर एज अ पर्सन में आता है कि कल्चर्स में जो काउंसलिंग है ना वो डिटरमिन करती है कि कौन हेल्पर है आपका, कौन हेल्पर का रोल प्ले कर रहा है। तो ओरल सोसाइटीज़ में जहाँ पर अथॉरिटी और विस्डम को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ओल्डेस्ट लिविंग मैन और वुमेन जो हैं कम्युनिटी के, उनको जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। एल्डर्स जो हैं उनसे एडवाइस ली जाती है, डायरेक्शंस ली जाती हैं अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो ऐसे लोग जो हैं वो काउंसलिंग के लिए भी ऐसे ही लोग ढूंढते हैं जो कि ट्रेडिशनल हीलर्स हों। ठीक है, मोस्ट ऑफ होम, मगर कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को खुद ही ट्रेडिशनल हीलर्स बना लेते हैं, वो अपने ऑक्यूपेशन को खुद लर्न कर लेते हैं और अपने आप को सीनियर प्रैक्टिशनर बना लेते हैं, चाहे उन्हें कुछ आता हो या ना आता हो। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो काउंसलर है वो मेल या फीमेल कोई भी एज का हो सकता है, जो कि एकेडमिक प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट्स को मेट करे और स्टेट उसे सेट करे। मतलब वो कानूनी तौर पर जो है वो किया जाता है इलेक्ट, और एंट्री इनटू काउंसलिंग और अदर साइकोथेराप्यूटिक प्रोफेशंस डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल की एबिलिटी पर कि वो ऑब्टेन कर सकता है क्या एकेडमिक प्रिपरेशन और लाइसेंस टू प्रैक्टिस या नहीं। उसके बाद आता है काउंसलिंग द काउंसलिंग रिलेशनशिप। काउंसलिंग जो है वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ये दूसरे सोशल इनकाउंटर्स के जैसा ही है, बट डिफ़र करता है इम्पॉर्टेंट वेज में। सबसे पहले ये डिज़ाइन होता है साइकोथेराप्यूटिक होना फॉर हेल्प सीकर्स। ठीक है, सेकेंडली जो ये इंटरेक्टेंट्स हैं ये स्ट्रेंजर्स होते हैं।
थर्डली सोशली सेक्शन रूल्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं बातचीत करने के या लोगों को सुनने के. फोर्थली इट इज़ एन इकोनॉमिक एंटरप्राइज. ठीक है. द क्लाइंट वाज एक्सपेक्टेड टू पे फॉर द सर्विसेज, कि वो पे करेगा और फिर सर्विस लेगा. इवन दो इमीडिएट बेनिफिट्स काउंसलिंग से होना मुश्किल हैं, बट एटलीस्ट ये एक डिस्क्रिप्शन है काउंसलिंग की जो यूनाइटेड स्टेट और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में दिए गए हैं. ठीक है. ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन, उन्हें बताया जाता है कि किस तरह बैठना है, किस तरह लोगों को सुनना है, उनकी तरफ देखना है, उनको रिस्पॉन्ड करना है वर्बली जो आपसे कंसल्ट करे. हाउएवर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर मोस्ट पीपल कंसल्ट करते हैं इंडिजिनियस हीलर्स को फॉर असिस्टेंस विद प्रॉब्लम्स इन लिविंग एंड हेल्पिंग रिलेशनशिप्स, उनको डज नॉट सीम टू रेगुलेटेड बाय प्रिस्क्राइब्ड रूल्स. उनके पास कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल्स या रेगुलेशंस नहीं होती हैं. इनहैबिटेंट्स फॉर सच सोसाइटीज़ जनरली शो ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर एल्डर्स, तो वो अपने एल्डर्स के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट शो करते हैं. डायग्नोसिस एक एक्ट या प्रोसेस है जिससे हम डिटर्मिन करते हैं नेचर उस प्रॉब्लम की जो प्रेजेंट की जा रही है बाय एग्जामिनिंग और एनालाइजिंग द रिपोर्टेड एंड ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स. जो भी सिम्टम्स हमें मिली, जो हमने ऑब्जर्व की, जो एग्जामिन की, उनको देखकर उसकी नेचर मालूम करना, उसको कहते हैं डायग्नोसिस. डायग्नोसिस बनाना जो है वो पहला स्टेप है काउंसलिंग में. इसमें काउंसलर जो है वो एक जजमेंट बनाता है क्लाइंट के बारे में कि उस क्लाइंट का क्या बिहेवियर है, वो किस तरह डेविएट कर रहा है दूसरे लोगों से उसी कल्चर के जिस कल्चर का वो है. और इस डिसीजन का करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है इन क्रॉस कल्चर काउंसलिंग, क्योंकि साइकोलॉजिकल जजमेंट्स जो हैं वो कभी भी फ्री नहीं होती हैं फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ थेरापिस्ट नेटिव कल्चरल वैल्यूज़, क्योंकि उसकी भी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होंगी. इसलिए प्रॉब्लम्स आर इनकाउंटर्ड जब जो काउंसलर है वो अपने स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके, अपनी पर्सनल कल्चर बैकग्राउंड को यूज़ करके ट्रीटमेंट को एवेल्युएट करता है, तो प्रॉब्लम्स तब आती हैं. काउंसलर को यह भी डिस्क्राइब करना पड़ता है कि क्या वो जो बिहेव कर रहा है वो उसका ट्रेट है या फिर वो उसका डिसऑर्डर है या उसकी कोई स्टेट है, यानी कि उसकी टेम्परेरी डिसऑर्डर है या उसकी फीचर ही ऐसी है. काउंसलर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं साइकोलॉजिकल के, वो टेस्ट करते हैं कल्चरली डिफरेंट क्लाइंट्स को डिटर्मिन करने के लिए कि किस तरह उनके जो चीज़ें हैं वो डेविएट कर रही हैं. उनसे क्वेश्चंस करते हैं जिसमें उनको उनके नॉर्म्स का पता चलता है. ठीक है. सबसे मेन टूल है जो थेरेपिस्ट या काउंसलर्स यूज़ करते हैं इन जनरल, उसे डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, DSM, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, जिसे हम DSM भी कहते हैं. राइटर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इंडिकेट दैट देयर इज़ द वाइड इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ DSM. उस डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो बनाता है एक काउंसलर उसके स्टेट को देखकर उसके बारे में ट्रीटमेंट प्लान बनाता है कि किस तरह उसे ट्रीट करना है. सबसे पहले जो है वो काउंसलर उसके नॉलेज लेता है कि क्या व्हाट इज़ यूजुअली डन इन द क्लाइंट्स कल्चर टू एलिमिनेट द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम. सेकेंडली जो उसको समझता है उसका यूजुअल ट्रीटमेंट देखता है इन काउंसलर ऑन कल्चर. ठीक है. थर्डली वो अवेयरनेस ऑफ हाउ वेल क्लाइंट्स आर ए कल्चर टू द होस्ट कल्चर, कि वो मेरे कल्चर से कितना जो है वो उससे मुस्तफ़ादा होगा या उसको कितना फ़ायदा होगा. इफ़ द क्लाइंट इज़ फेयरली वेल ए कल्चर्ड टू द होस्ट कल्चर, तो काउंसलर कंफर्टेबली उसका ट्रीटमेंट प्लान बना लेता है. अगर क्लाइंट जो है उसको उसके कल्चर से डिफरेंट हो थोड़ा, तो काउंसलर जो है वो कंसीडर करता है, उसका एक और ट्रीटमेंट प्लान बनाता है. फोर्थ फैक्टर उसकी विलिंगनेस है क्लाइंट की कि वो कितना पार्टिसिपेट करना चाहता है. इंटरवेंशन होती है प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लाइंट टू करेक्ट, ओवरकम, निगोशिएट और एडजस्ट टू द कंडीशन. यानी कि उस इंटरवेंशन करना, एहतियात टाइप जिसे कहते हैं, या ऐसा ही कुछ, तो उससे बात करके उसको उस कंडीशन में एडजस्ट करवाना,
तो ये होती है उसके बाद आता है फॉलो अप। तो ये होता है कि काउंसलर अपना सारा काम जो है उसे रिव्यू करता है उस क्लाइंट के बारे में। ये क्रॉस कल्चर काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो काउंसलर है उसे डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट देयर क्लाइंट्स नेटिव कल्चर या होस्ट कल्चर और उसका उन दोनों का इंटरेक्शन, तो इसलिए वो उसको रिव्यू करता है। उसे समझना पड़ता है उस कल्चर के बारे में। तो फॉलो अप एक कॉन्टिन्यूस इन सर्विंग ट्रेनिंग होती है फॉर द काउंसलर। पेमेंट फॉर सर्विसेज, अब जो लोग वेस्टर्न कंट्री से आते हैं, जब तक उन्हें एविडेंस नहीं मिलता कि उनको कोई रेमेडी मिल रही है, तब तक वो अपनी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग के लिए जो है वो करनी पड़ती है। इन देयर होमलैंड मैनी ऑफ देम कंसल्टेड ट्रेडिशनल हीलर्स हु टुक डायरेक्ट एक्शन टू क्योर देम। ठीक है, तो काउंसलिंग में जो क्लाइंट है उसे इनवाइट किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो ये भी डिफरेंट कल्चर्स में जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट है कि उनको पे करना है या नहीं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, काउंसलर्स जो है वो नीड टू स्ट्रक्चर द रिलेशनशिप एट इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट। वो उस पहले ही उससे सही तरह कांटेक्ट करता है जो काउंसलर होता है और अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड। काउंसलर को उसे बताना चाहिए कि उसके प्रोसेस में क्या क्या होगा, कितने सेशंस होंगे, कितनी इंटरवेंशंस होंगी, क्या आउटकम्स होंगे, कितने सेशंस क्या कॉस्ट करेंगे और पेमेंट कब चाहिए होगी। उसके बाद आती है कंक्लूजन। तो इट इज़ ऑब्वियस कि जो काउंसलिंग का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी वेज में होता है। इससे ज़्यादा और भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं काउंसलिंग के, जो आप लिटरेचर में अगर आप डीप पढ़ना चाहें तो फिर आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है द मेकिंग ऑफ अ कल्चरली कॉम्पिटेंट काउंसलर। इसमें अब हम ये पढ़ेंगे कि जो काउंसलर है वो अगर कॉम्पिटेंट हो कल्चर के हिसाब से, क्लाइंट के कल्चर के हर क्लाइंट के कल्चर के हिसाब से सोच सकता हो, तो उसको वो किस तरह ऐसे कर सकता है। ठीक है, और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है। फर्स्टली ये कॉम्पिटेंसीज एक्सेप्ट हुई हैं और एडॉप्ट हुई हैं अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन से और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन से। सेकंड जो है, प्रैक्टिसिंग काउंसलर्स जो हैं वो लीगली वल्नरेबल होते हैं व्हेन दे वायलेट डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड कॉम्पिटेंसीज। थर्ड जो है वो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं काउंसलिंग के लिए जो कि वायलेट करती हैं इन कॉम्पिटेंसीज को, उन्हें मॉडिफाई और डिसकंटिन्यूड करना चाहिए। फोर्थली ये कॉम्पिटेंसीज एम्फसाइज करती हैं बेस्ट प्रैक्टिस पे रादर देन सोशल इंटरेस्ट ऑफ एनी ग्रुप। फिफ्थ, मल्टी कल्चरल कॉम्पिटेंसीज हेल्प करती हैं कि ऐसे रिसोर्सेज को प्रिपेयर किया जा सके जो दूसरे कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड उनमें फिट की जा सके। नो मैटर कि कितना स्किल एक ट्रेंड और इंटेलिजेंट काउंसलर है, अगर वो कल्चरली इनअप्रोप्रिएट वर्क कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, उसकी इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट नहीं है। कल्चरली कॉम्पिटेंट काउंसलर होता है वो अवेयर होता है कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज समझता है, हेयर द वॉइसेस ऑफ देयर कल्चरली डिफरेंट क्लाइंट्स एज वेल। ठीक है, फर्स्टली जो कल्चर है वो एक ब्रॉडली इंक्लूसिवली डिफाइंड चीज़ है, एथनोग्राफिक, डेमोग्राफिक, स्टेटस, एफिलिएशन है। सेकेंडली जो जितने भी काउंसलिंग है वो मल्टी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होती है। थर्डली जो कल्चर है वो इंक्लूड होता है बोथ द मोर ऑब्वियस ऑब्जेक्ट एंड द मोर हिडन सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ आवर आइडेंटिटी, मतलब जो हमारे अंदर हिडन है और जो हम शो कर रहे हैं। फोर्थ, बोथ कल्चरल सिमिलैरिटीज़ और कल्चरल डिफरेंसेस इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। और फिफ्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसाइट ऑफ मल्टी कल्चरल अवेयरनेस को लर्न किया जाता है बट डायरेक्टली टॉट नहीं किया जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता। कॉम्पिटेंस का सबसे पहले मतलब होता है अवेयरनेस होना अपने कल्चर के बारे में और इन रिलेशन टू अदर कल्चर्स अराउंड यू। आपको अपने कल्चर के बारे में अवेयरनेस हो और वो उसका रिलेशन दूसरे कल्चर्स के साथ क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन तो आप तब कर पाएंगे जब आपको सही इन्फॉर्मेशन होगी, सही कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन होगी। तो थर्ड लेवल जो होता है वो होता है डेवलप अप्रोप्रिएट स्किल्स फॉर ब्रिंगिंग आउट चेंज इन राइट डायरेक्शन, कि आपके पास अप्रोप्रिएट स्किल हो जिससे आप सही डायरेक्शन में कोई चेंज ला सकें। कॉम्पिटेंट स्किल जो है वो डिपेंड करती है एक्यूरेट असेसमेंट पे,
यानी आपकी एक्यूरेट असेसमेंट हो सिचुएशन के बारे में, मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग हो जिससे आप पॉजिटिव चेंज ला सकें हर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। काउंसलर की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उन्हें ओवर एम्फसाइज किया जाता है, उसे अवेयरनेस दी जाती है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है असेसमेंट ऑफ अवेयरनेस नीड्स। तो सबसे पहला स्टेप ये है, हर पर्सन जो है उसको उसका जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो उसकी एबिलिटी पर से डिटरमिन होता है कि किस तरह वो एक सिचुएशन को जज करता है एक्यूरेटली अपने व्यू पॉइंट से और अपने कल्चर के दूसरे मेंबर्स के व्यू पॉइंट से। बिकमिंग अवेयर ऑफ कल्चरली लर्नड असम्पशंस। ठीक है, अब जो गिलबर्ट रेन है इसने काउंसलर्स को डिस्क्राइब किया था कल्चरली इनकैप्सुलेटेड when they defined reality according to one set of cultural assumptions। अब इसने 10 स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी कल्चरल इनकैप्सुलेशंस की बाय वेस्टर्न ट्रेंड काउंसलर्स। ठीक है, सबसे पहली थी कि जितने भी पर्सन्स हैं, ऑल पर्सन्स आर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द सेम हिपोथेटिकल नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इररेस्पेक्टिव वो कौन से कल्चर या कौन से कॉन्टेक्स्ट में है। इंडिविजुअलिज्म को परस्यूम्ड किया जाएगा टू बी मोर अप्रोप्रिएट देन कलेक्टिविस्टिक पर्सपेक्टिव इन ऑल सेटिंग्स। प्रोफेशनल बाउंड्रीज को नैरो किया जाएगा, नैरोली डिफाइन किया जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी कॉर्पोरेशन को डिस्करेज किया जाएगा। साइकोलॉजिकल हेल्थ को डिस्क्राइब किया जाएगा लो कॉन्टेक्स्ट में, आइदर वो हाई कॉन्टेक्स्ट में ही क्यों ना हो। डिपेंडेंसी ऑलवेज कंसीडर टू बी एन अनडिजायरेबल और इवन अ न्यूरोटिक कंडीशन। पर्सन का जो सपोर्ट सिस्टम है वो नॉर्मली कंसीडर किया जाएगा रेलिवेंट टू एनी एनालिसिस ऑफ दैट पर्सन साइकोलॉजिकल हेल्थ। सिर्फ लीनियर कॉज इफेक्ट थिंकिंग को एक्सेप्ट किया जाएगा साइंटिफिक और अप्रोप्रिएट। इंडिविजुअल को यूजुअली और ऑलवेज एक्सेप्ट किया जाएगा टू एडजस्ट टू फिट द सिस्टम। हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ अ पर्सनस बैकग्राउंड आर डिसरिगार्डेड। उसका जो हिस्टोरिकल रूट है या जो उसका बैकग्राउंड है उसे डिसरिगार्ड किया जाएगा। जो काउंसलर हैं उन्हें प्रिज्यूम किया जाएगा, presume themselves to be free of racism and cultural biases। उनके अंदर रेसिज्म या कल्चरल बाइस नहीं होना चाहिए। जैसे कि काउंसलिंग की डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उन टेक्स्ट बुक्स में जो कल्चर जो लैंग्वेज या जो कल्चर के हिसाब से लिखा गया है उन्हें ट्रांसलेट करना होगा दूसरे क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि वो हर क्लाइंट के लिए सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि हर क्लाइंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है। अब काउंसलर अपनी अवेयरनेस एक्यूरेट अवेयरनेस की डिग्री को जज कर सकता है अपनी एबिलिटीज़ को वैल्यूएट करके इन द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है एबिलिटी टू इंटरप्रेट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, सेंसिटिविटी टू नॉन वर्बल क्यूज, ability to recognize cultural and linguistic differences, sensitivity to myth and stereotype of other cultures, concern for the welfare of persons from other culture, ability to articulate elements of individuals' own culture, appreciation for multicultural education, ability to recognize relationship between and among culture groups, ability to accurately distinguish good from bad, becoming aware of your own stress limits when working with members of other cultures. नॉलेज ऑफ एन इंडिविजुअल मतलब असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल नॉलेज एक सेकेंड स्टेज है नीड असेसमेंट की, यानी इंडिविजुअल के पास कितनी नॉलेज है। तो उस नॉलेज अबाउट कल्चर प्रिज्यूम में स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज होती हैं। पहली कॉम्पिटेंसी में आता है नॉलेज अबाउट द हिस्ट्रीज ऑफ कल्चर other than your own, understanding the role of education, money, values, attitudes, behavior in other cultures, knowing the language and stage of another culture, knowledge about the resources available for teaching, learning in other cultures, understanding how each individual own culture is perceived by members of other cultures, developing a personal expertise relevant to person in other cultures, possession of information that persons in other cultures will perceive as useful, knowing about social services and how they are delivered, knowing about culture shock and stress, knowing how members of other cultures interpret their own rules, customs and laws। ठीक है, और थर्ड है assessment of individuals स्किल। तो सम इंडिकेटर्स काउंसलर्स के मल्टीकल्चरल स्किल में आता है द एबिलिटी टू यूज़ द टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स of other cultures, relevance of an individual's natural teaching and learning style in other cultures, ability to establish empathetic rapport with persons from other cultures, ability to analyze feedback accurately within the context of other cultures, ability to develop new ideas, gaining access to appropriate services, service agencies and resources, coping with stress in new cultural contexts, anticipating consequences of events in other cultures,
functioning comfortably in new culture, finding common ground with members of other cultures without losing integrity. उसके बाद सेकेंड पॉइंट है डेवलपिंग ऑफ मल्टीकल्चरल नॉलेज रिसोर्सेज। तो जब हम व्हेन वी वर बॉर्न तो कल्चरल पैटर्न्स जो है वो हमारे तभी बन जाते हैं हमारी लाइफ को गाइड करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमारे डिसीजंस को हमारे कल्चर के हिसाब से बनाने के लिए। जब हम अब ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं अपने कल्चर के बारे में तो अब हमें पता चलता है कि हमने जो कल्चर चूज़ किया या जो हमें कल्चर मिला वो कितना एडवांटेज रखने वाला है। ठीक है, एक कल्चर सेंटर्ड पर्सपेक्टिव को डिवेलप किया जाता है फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ नॉलेज स्किल फ्रेमवर्क, जो कि लिस्ट है प्रोपोजिशंस की अबाउट मल्टीकल्चरल थ्योरी। इसके 6 प्रोपोर्शंस हैं। ये प्रोपोर्शंस आप पढ़ेंगे तो जस्ट पॉइंट्स हैं, दीज आर इजी। ठीक है, उसके बाद इमर्ज हुई थी एज अ फोर्थ फोर्स, मल्टीकल्चरलिज्म इमर्ज हुई थी एज अ फोर्थ फोर्स टू कॉम्पिटेंट द 3 क्लासिकल डायमेंशंस ऑफ साइकोडायनामिक, बिहेवियरल एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद भी जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, दीज आर इजी, यू कैन अंडरस्टैंड। थर्ड है डेवलपिंग मल्टीकल्चरल स्किल्स। मल्टीकल्चरल स्किल्स जो हैं वो कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व फाइंडिंग द कॉमन ग्राउंड बिटवीन कल्चरली डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एज द फाउंडेशन ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल हार्मनी। यानी कि मल्टीकल्चरल स्किल कॉम्पिटेंस जिसमें हम फाइंड करते हैं कॉमन ग्राउंड बिटवीन कल्चरली डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एज द फाउंडेशन ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल हार्मनी। मल्टीकल्चरल जो स्किल है वो बिल्ड होती है मल्टीकल्चरल अवेयरनेस और नॉलेज पर कि किस तरह हम राइट एक्शन लेते हैं राइट टाइम पर राइट वे में, और एंड इट प्रोवाइड्स द फाइनल टेस्ट, ठीक है, ऑफ अ कल्चरली कॉम्पिटेंट काउंसलर। मल्टीकल्चरल स्किल जो है वो डिफ़िकल्ट होती है एवेल्युएट करना क्योंकि सेम सजेस्टेड एक्शन को may not be credible to all persons in other cultures। सेम एक्शन डिफरेंट बाकी कल्चर्स में शायद इतना क्रेडिबल ना हो जितने हमारे कल्चर में है, तो स्किल्स रिक्वायर होती हैं फ्रेमिंग द सोल्यूशन इन द क्लाइंट्स कल्चर, लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट। तो स्किल जो है वो चाहिए होगी टेस्टिंग स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट द रियल एंड प्रेजेंट सिचुएशन। उसके बाद आती है कॉन्क्लूजन। तो कल्चर कॉम्पिटेंस जो है वो आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करती है, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्प्लेक्सिटी इज़ योर फ्रेंड नॉट योर एनिमी। Behavior is not meaningful until it is interpreted in the cultural context where the behavior was learned and is displayed। जहाँ वो डिस्प्ले हो रहा है और जहाँ वो लर्न हो रहा है उस कल्चर में आपको इंटरप्रेट ना करना आए, मीनिंगफुल ना हो तो आपको समझ नहीं आती है। ठीक है, कल्चरली कॉम्पिटेंट काउंसलर्स जो हैं वो अचीव करते हैं एक एक्यूरेट अवेयरनेस अपने कल्चर के बारे में जहाँ उन्होंने लर्न की और दूसरों के कल्चर के बारे में। ठीक है, कल्चरली कॉम्पिटेंट काउंसलर्स एबल होते हैं कि अप्रोप्रिएटली क्लाइंट को हेल्प कर सकें कि पॉजिटिव आउटकम लाए, क्योंकि कल्चर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो काउंसलर्स जो है वो इग्नोर करते हैं, मिनिमलाइज करते हैं अपनी अटेंशन को टू आ क्लाइंट्स कल्चर कॉन्टेक्स्ट, और कल्चरली कॉम्पिटेंट काउंसलर डिफ़िकल्ट टास्क फेस करता है। ये एक ईजी वे नहीं है इस टास्क को कंप्लीट करना।